Applied Physics, welcome to the course. Uh, in this week, we will start with the definition of vectors and define the operations on the vectors like addition, subtraction, multiplication, or type of multiplication. So, motivation of the course is आप applications आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, कंप्यूटर साइंस में है या बेशक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, आपका मकसद ये है कि आपने एप्लीकेशंस बनानी है। और एप्लीकेशन अगर कोई भी है वो एट द एंड फिजिक्स, जो आपकी हार्डवेयर है वो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती है। आप वो उसके ऊपर रन होगी। प्रॉब्लम इस केस में ये है कि ये जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये डायरेक्ट आप इस तरह से इतनी एप्लीकेशंस नहीं देखेंगे जो आपको यूज़फुल वर्क या आपको एंटरटेनमेंट जैसे कि टीवी टेलीविजन हैं आपको प्रोवाइड कर रहा हो और वो डायरेक्ट आपके फिजिक्स की लेयर यूज़ कर रहा हो। तो ये गैप, इतने बड़े गैप के साथ आपके पास एक जो मेरे पास एग्जांपल आती है जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है और डायरेक्ट फिजिक्स यूज़ कर रही है, वो है ये कंपास। कंपास हमारे पास एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन इसकी एप्लीकेशन ये है कि आपको डायरेक्शन बताएगी और अंडरलाइन यूज़ क्या कर रही है, ये फिजिक्स इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज़ कर रही है। तो ये जो नीडल होती है इसमें, ये बेसिकली एक स्मॉल मैग्नेट होता है जो इंटरेक्ट करता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ और आपको सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन बताता है कि आप नॉर्थ की तरफ हैं, ईस्ट की तरफ हैं और वेस्ट की तरफ कितने डिग्रीज हैं। तो ये आपके पास एक एप्लीकेशन, आपके पास सॉर्ट ऑफ डिवाइस है जो एक एप्लीकेशन है और यूज़ का करिए अंडरलाइन फिजिक्स यूज़ करिए। ये बहुत सादा एग्जांपल है। आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पास गिरदुआ में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, आपकी गेम्स हैं, फेसबुक है या फिर अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो उसमें जो जितनी सर्किटरी है वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एप्लीकेशन भी रिच हैं और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर हम बात करें कंप्यूटिंग की या आईटी की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो आप इस कंप्यूटिंग को मॉडर्न एब्स्ट्रैक्शन इन मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम, आप इसको कई लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने जैसे एप्लीकेशन बनानी है, आपके पास है कोई आपने ब्राउज़र बनाना है या इस तरह कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, आपने गेम्स बनानी है, तो वो आपकी एप्लीकेशन है। आप पहले उसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, स्टेप बाय स्टेप आप उसका प्रोसेस डिफाइन करते हैं जो एल्गोरिथम होता है, फिर उसको एक सिंटैक्स देते हैं, वो लैंग्वेज है। ये थर्ड लेयर हो गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नीचे जो लेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है। ऑपरेटिंग सिस्टम है विचुअल मशीन, जैसे आपके पास विंडोज़ है, युबंटू है। और फिर इसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर आता है जो कि ये आप मशीन के करीब आते आते हैं तो ये मशीन की लैंग्वेज में हम कन्वर्जन करें। फिर माइक्रो आर्किटेक्चर है। फिर उसके बाद रजिस्टर ट्रांसफर लेवल्स हैं, गेट्स हैं, जैसे हम एंड गेट, नोट गेट, सर्किट्स हैं, डिवाइसेस हैं, ट्रांजिस्टर जिसे हम कहते हैं। और फिर ये फिजिक्स में कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है या फिर फोटॉन्स हैं जो मूव हो रहे हैं इस सिस्टम में, तो उसको हम यूज़ करते हुए ये एप्लीकेशन रन करें। एप्लीकेशन एट द एंड आपकी नीचे इसी चीज़ में ही रन होगी। ऑल्दो ये भी आपकी फिजिक्स की डोमेन में ही आती है इनकी वर्किंग, लेकिन फिजिक्स में मैंने जैसे कहा कि आपके पास वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या फोटॉन्स मूव करते हैं या फिर मॉडर्न वे ऑफ कंप्यूटिंग है जो क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं, वो इसी लेयर्स में आएगा। तो एप्लीकेशन एट द एंड किस पे होगी, फिजिक्स पे। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो उसमें भी आप जो एप्लीकेशन बनाएंगे आपकी तो ज़्यादातर हार्डवेयर होंगी, सॉफ्टवेयर कम होंगे। तो हार्डवेयर में भी आप देखोगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है एट एंड वो फिजिकल लॉज ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी फ्रेशमैन, जो आपके पास फ्रेशमैन ईयर है उसके पहले सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को ये इसकी बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं फिजिक्स के और वो कंटेंट जो उनकी डिग्री से रेलिवेंट है वो उनको पढ़ाया जाए, समझाया जाए। तो आपकी डिग्री से जो रेलिवेंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, तो ये फिजिक्स के कोर्स में हम शामिल करेंगे।
और अगर आप इन लेयर्स की बात करें तो हम सॉर्ट ऑफ ये सर्कल्स को डिस्कस करेंगे, और ये फिजिक्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, वो हम डिस्कस करेंगे। कोर्स कंटेंट है वेक्टर्स, स्केलर्स, इसे हम स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली हम वेक्टर एंड स्केलर इस वजह से पढ़ेंगे कि हमने जो दो टाइप की क्वांटिटीज डिस्कस करनी है वो है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि उनकी डायरेक्शन भी बताई जाती है उनकी मैग्नीट्यूड के साथ। तो वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में हमारा मकसद ये है कि इसको डिस्कस करना है हमने, और इस वजह से हम वेक्टर्स के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम पहले वेक्टर्स को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इन टॉपिक्स पे आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेज इन रेस्ट। तो स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट, आपके पास सिस्टम है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं चार्ज जो रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएंगे। अगर वही चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाएं तो आपके पास मैग्नेटोस्टैटिक्स आ जाएगी। और अगर चार्जेस एक्सीलेट होना शुरू हो जाएं तो वो फिर ये डोमेन में आते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक पे कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम कुछ ही सर्किट दे पाएंगे जो टाइम डिपेंडेंट होंगे। बुक्स हम यूज़ करेंगे इसमें दो, एक है सर्वे जो हमारी मेन बुक है, दूसरी है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेल्ड एंड एजिक वॉकर, और ये 10th एडिशन है, ये 7th एडिशन है। इस बुक में से हम सिर्फ एक चैप्टर लेंगे वेक्टर स्केलर का, और बाकी जो कंटेंट है वो हमारा मेनली इस बुक में से होगा जो ये 7th एडिशन है। कोर्स स्ट्रक्चर, असाइनमेंट्स प्लस क्विजेस 30%, मिड टर्म एग्जाम 30%, फाइनल एग्जाम 40%। पॉलिसी चेंज हो सकती है जो कि वेरिंग सिचुएशन है। आ, हो सकता है कि ऑन कैंपस हो जाए तो हमारे पास टोटल सेमेस्टर तो आपके पास स्ट्रक्चर यही रहेगा, लेकिन अगर ऑनलाइन हो जाता है तो हो सकता है कि पॉलिसी भी हमें चेंज करना पड़े। अटेंडेंस पॉलिसी ये है हमारे पास कि फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए आपकी अटेंडेंस 80% से ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे तो आपको कोई भी लेक्चर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक लेक्चर छोड़ते हैं, मिस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप क्लास से बहुत पीछे रह गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स से और स्केलर से। पहले देखते हैं कि क्या स्केलर्स की कौन सी क्वांटिटीज को हम कहते हैं। तो हमारे पास अगर आपने फिजिक्स में क्वांटिटी डिस्कस करनी है तो मेनली आप दो उसकी कैटेगरीज बना सकते हैं। दो उसको दो टाइप की आप क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। एक ये कि ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें आप पूरी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके नंबर से और साथ उसके यूनिट से। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चेयर का मैथ क्या है, तो आप बताएंगे कि 5, लेकिन 5 जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको इसके साथ बताना पड़ेगा 5 टन, 5 kg, 5 ग्राम, क्या 5। तो आप साथ बताओगे कि 5 आपके पास किलोग्राम है। तो ये आप इतना अगर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन इनफ है, इसके बाद कोई एम्बिग्यूटी नहीं रह थी। इसके बाद ये कंसर्न नहीं रहा था कि ये मैथ की डायरेक्शन क्या है, तो इस तरह का हम आ, उसके साथ ये जो डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम सिर्फ उसको फुली डिस्क्राइब कर सकते हैं एक नंबर और एक यूनिट के साथ, और एम्बिग्यूटी हमारे पास नहीं रहती। जबकि वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन बताए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये एड्रेस क्या है, तो अगर आप मुझे बता दें कि 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर अगर मैं किसी डायरेक्शन में मूव कर लूँ तो मैं यहाँ पे घर नहीं जा पाऊंगा या फिर वहाँ पे नहीं पहुँच पाऊंगा, वो एड्रेस नहीं होगा। तो आपको स्पेसिफिकली 5 किलोमीटर के अंदर सारी डायरेक्शंस भी बतानी होगी, तब जाके हमारे पास एम्बिग्यूटी ख़त्म होगी और इन्फॉर्मेशन जो होगी वो कंप्लीट होगी। तो वेक्टर्स प्लस डायरेक्शन, स्केल्स की एग्जांपल है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता है कि आपको सिर्फ एक वैल्यू बतानी होती है, साथ उसके यूनिट्स 23 डिग्री सेंटीग्रेड मैस केजी में। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड है प्लस उसकी डायरेक्शन है, इस तरह की कई क्वांटिटीज आप डिस्कस कर चुके हो। और वेलोसिटी है जैसे इसकी एग्जांपल, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। स्केलर्स को डील करने के लिए आप
बहुत अरसे से फेमिलियर हैं अलजेब्रा से, आपको पता है कि दो नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। वो नंबर जिनके साथ कोई डायरेक्शन, वो क्वांटिटी जिनके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएट नहीं है। 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 5 - 2 इज इक्वल टू 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो ये हमें ऑपरेशंस पता है कि जब आप प्लस लिखते हो तो प्लस का आपको पता है, माइनस लिखते हो तो आपको पता है कि माइनस कैसे वर्क करेगा, मल्टीप्लिकेशन का भी आपको पता है कि इसकी एक ही टाइप है, और बेसिकली 5 को आप 2 टाइम ऐड कर दें तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन है, इस केस में डिवीजन है। ये इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। लेकिन जब वो क्वांटिटी जिसके साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट है, मैग्नीट्यूड नंबर भी है और साथ डायरेक्शन भी आपके पास एसोसिएट है, तो उसमें हमें नहीं पता अभी कि उसमें अगर प्लस का क्या मतलब है, कि डायरेक्शन को आप कैसे डील करेंगे इसमें, माइनस का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, या कितनी टाइप्स हैं इसकी, डिवीजन क्यों नहीं होती इनकी। तो ये चीज़ें हमें, ये जो ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये हमें इन क्वांटिटीज़ के लिए, ये क्वांटिटी मैंने शो किया, मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा अभी। ये हम बेसिकली स्मॉल लेटर से वेक्टर्स को शो करेंगे सिंबॉलिकली, उसके ऊपर एरो हेड आपके पास जो होगा वो हमें बताया कि ये वेक्टर है। इन वेक्टर्स के ऊपर हमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है। तो इस वीक में हम मेनली ये जो दो कंसर्न है हमारे, प्लस और माइनस, और इसकी प्लस करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, माइनस करने से उस एक से ज़्यादा तरीके हैं, ये सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया अभी, आप इनको बुक्स में सिर्फ ये वो बातें नहीं है सिर्फ जो आप बुक्स में देख सकते हैं। तो फिजिक्स दरअसल हमारे पास, आपके पास नेचुरल फिनोमेना की स्टडी है। तो आप कोई भी नेचुरल फिनोमेना को इस तरह से कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि एक पर्सन मूव हो रहा है स्ट्रीट में, और आप उसकी कुछ क्वांटिटीज को डिस्कस करना चाहते हैं, या तो आप क्या करेंगे, ये जो पर्सन है मैंने शो किया रेड में, ये पर्सन है, तो इसको सेंटर ऑफ मैस लेंगे इसका, उसके ऊपर लू डॉट लगाएंगे। तो अब ये डॉट जो रिप्रेजेंट करेगा इस पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, ये जिस तरफ भी मूव होता है तो ये डॉट भी साथ उसके जाएगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मैस है इसका। तो वो क्वांटिटीज जो कि स्केलर्स हैं वो आप सिर्फ डॉट से शो करोगे, और वो क्वांटिटीज जो कि वेक्टर्स हैं आप डॉट के साथ आगे एरो हेड लगा दोगे। इसका मतलब, इसका हम मतलब डिफाइन करेंगे कि ये इसकी लेंथ और डायरेक्शन क्या मतलब है। लेकिन आप मॉडल करने के लिए मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ कि आपके पास क्या रियल वर्ल्ड फिनोमेना था, स्ट्रीट में कोई पर्सन मूव हो रहा था, आपने उसकी लेट से मोशन को डिस्कस करना था, तो आपने क्या किया, इसके सेंटर ऑफ मैस को रिप्लेस किया डॉट के साथ। और अब अगर आप स्केलर क्वांटिटी डिस्कस करते हैं तो आप सिर्फ डॉट यूज करोगे, जैसे मैस है सिर्फ डॉट के साथ। और अगर आपके पास है ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी है जैसे कि वेलोसिटी है, तो आप डॉट के साथ लगा दोगे एरो हेड। तो आप टोटल ये जो पिक्चर्स है बार बार बनाने के लिए, पर्सन की तस्वीर बनाने के लिए, कार की तस्वीर बनाने के लिए, वो हम इसे रूट आउट कर देंगे। सिर्फ जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे बेसिकली नेचुरल फिनोमिना को, वो डॉट होंगे या फिर वेक्टर्स होंगे। तो इससे आप अपनी डिस्कशन को ज़्यादा आसान बना लेते हो। अब मेनली वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक उसकी लेंथ, दो चीज़ें हैं उसमें, एक लेंथ है और एक उसका एरो हेड है। और ये दो पॉइंट से मैंने एक्सटेंड किया है कि पॉइंट ए से बी तक का मैंने लाइन ड्रॉ की है, और यहाँ पे एक एरो हेड है। जो इसकी लेंथ है वो शो करती है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, लेट्स से वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की ये इस केस में स्पीड क्या है या फिर मैग्नीट्यूड क्या है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन हम शो करते हैं एरो हेड से। यहाँ पे क्यों ट्राई ड्रॉ किया है इस वेक्टर को, यहाँ पे क्यों नहीं किया, तो आप एक बात इसमें समझ लें कि आप अगर आपके पास दो दो वेक्टर्स हैं और दोनों की लेंथ सेम है, उनकी डायरेक्शन सेम है, तो हम उसे कहते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर। तो ये दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है और उनकी लेंथ सेम है तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेक्टर होंगे। इस तरह अगर आपके पास रियल वर्ल्ड फिनोमेना है, जो कि मैंने अभी तक आपके पास डिस्प्लेसमेंट की बात अगर आप करो, तो एक्चुअल मोशन ये मैं शो किया, कोई पर्सन है वो पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, और ये हम उसकी पाथ है जिसमें वो मूव करता है, पाथ मूव होते हैं वो वहाँ पे उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है पॉइंट बी पे। तो आपके पास जो वेक्टर से आप ये डिनोट करोगे वो ये नहीं होगा कि आप ये आपके पास जो ये पाथ है ये वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है।
तो जब वेक्टर होगा हमारे पास एक खास किस्म का जो वेक्टर है इस केस में, जिसको मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ, वो ट्रेजेक्ट्री के स्टार्ट से स्टार्ट होगा और उसकी लाइन आप ड्रॉ करोगे स्टार्ट से ट्रेजेक्ट्री के एंड पे, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है डॉट ए से ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट से और एंड पे। तो एरो हेड शो कर रहा है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो बेसिकली आपको बताता है टोटल आपके पास चेंज इन मोशन क्या हुआ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको एक्चुअल पाथ नहीं बताता, मोशन के एक्चुअल पाथ आपको नहीं बताता, सिर्फ आपको बताएगा चेंज इन पोजीशन क्या है। तो वो मोशन की स्टार्ट स्टार्ट होगा और एंड होगा आपके पास जो ट्रेजेक्टरी का एंड है, और एरो हेड शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख ली, हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख ली। सिंबल यही है कि मैं स्मॉल लेटर यूज करूंगा और एरो हेड बताएगा ये वेक्टर है। अब मैं डिफाइन करना चाहता हूँ पहला ऑपरेशन, वो है प्लस। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब क्या है? कोई पार्टिकल है लेट से आपके पास, वो ए से बी की तरफ मूव होता है, ये हमारे पास ए से बी मूव हुआ है, और फिर वो मूव होता है बी से लेके सी तक। तो दो इसकी जर्नीज हैं, ए से बी और बी से सी। तो एग्जैक्टली इसी तरह इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले रहा हूँ। मैंने डिनोट किया है यहाँ पे, जो स्टार्ट किया है मैंने ए से बी पे एक वेक्टर हो गया, बी से सी पे दूसरा वेक्टर हो गया। अब इस केस में दो वेक्टर्स को जो कि मैंने अब सिंबल दिया है, अब यहाँ पे देखें कि ये मेरे पर रियल वर्ल्ड सिचुएशन थी कि ये सिर्फ मूवमेंट थी। अब कोई भी टू डायमेंशन प्लेन में कोई भी इंसेक्ट है या फिर आंट है, उसकी मोशन को आप देख लो, और आप देखेंगे पहले यहाँ से यहाँ मूव है, यहाँ से यहाँ पे आप इसको डिस्प्लेसन या फिर आप इसकी जो जर्नी है उसको ऐड करना चाहते हैं विक्टोरिकली। और ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन थी और मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया इस रियल वर्ल्ड सिचुएशन को एक जिसको हम डिस्कस कर सकें वेक्टर की टर्म में। तो ये वेक्टर है जो फर्स्ट जर्नी बता रहा है, ये वेक्टर टू है जो सेकंड जर्नी बता रहा है। तो टोटल जर्नी है अगर आप एक वेक्टर ऐसा डिफाइन करें जो फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट हो और दूसरे वेक्टर की हेड तक एंड हो, फर्स्ट वेक्टर की टेल से और दूसरे वेक्टर की एंड हेड तक, तो हम इसे कहते हैं ये एस वेक्टर ए प्लस बी है। तो ये बेसिकली एडिशन है ज्योमेट्रिकली, कि अगर आपने दो वेक्टर को ऐड करना है तो आप ये करेंगे बेसिकली कि ये मेरे पास एक वेक्टर है जो मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये मेरे पास वेक्टर है, ठीक। और इसी तरह मेरे पास अगर ये रहा इसका एरो हेड, और दूसरा ये वेक्टर है, ये कहीं यहाँ पे ये वेक्टर है, और इसका एरो हेड है ये। तो इन दो वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो मैंने वेक्टर बी को, अगर मैंने ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी करना है, तो बी को उठा के मैं रखूंगा ए के हेड पे, बी को उठा के रखेंगे ए के हेड पे। तो ये मेरे पास है हेड पे, एग्जैक्टली उसकी जो ना लेंथ चेंज होनी चाहिए और ना उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। ये मेरे पास आ गया बी। तो एक ऐसा वेक्टर जो कि फर्स्ट वेक्टर के स्टार्ट से स्टार्ट होगा और एंड होगा दूसरे वेक्टर के हेड तक, तो इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये दोनों का सम है, ये दोनों वेक्टर्स का सम है। तो इस तरह हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो हमें पता था कि इसका प्लस का मीनिंग स्केलर की टर्म में क्या है, तो हमने पहले अब ज्योमेट्रिकली एटलीस्ट एक वे में, वन वे में हमने डिफाइन किया है प्लस ऑपरेटर ऑन द वेक्टर्स। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने अब इस केस में ए प्लस बी किया है, ए में मैंने बी को ऐड किया है, तो अगर मैं बी पहले लूं और ए को बाद में लूं तो फिर क्या होगा? तो इसमें मैंने यही देखा है कि ये मैंने वही डायग्राम ड्रॉ की है, ए प्लस बी है, ए पहले वेक्टर है उसकी हेड पे बी रखा है मैंने, तो ये एक्सटेंड कर रिजल्टेंट वेक्टर
तो ये हम इसे कहेंगे ए प्लस बी। आप बेशक बी को पहले ले लें, ये बी हमारा वेक्टर है पहले, और हेड टू टेल रूल के मुताबिक, इसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं, जो मेरा ये तरीकाकार है सम को डिफाइन करने का वेक्टर ऑपरेटर्स पे, वो स्टार्ट होगा पहला वेक्टर, उसके हेड पे आप रखोगे दूसरे वेक्टर को, और जो वेक्टर पहले वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा हेड तक जाएगा उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे, और ये सम होगा इस केस में ये होगा बी प्लस है। तो आप ये देखो दोनों तरीकों से हमारे पास सेम है, आप प्लस ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, दोनों तरफ हमारे पास वेक्टर सेम मिलेगा। और सेम की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, इसकी लेंथ भी सेम है और उसकी डायरेक्शन भी। इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो पहली प्रॉपर्टी है ये। आपके पास एक से ज़्यादा वेक्टर हो सकते हैं, आप किसी ऑर्डर में उनको ग्रुप कर सकते हैं, कि पहले आप ए प्लस बी कर लें, दो वेक्टर्स को ऐड कर लें, फिर उसमें सी को ऐड करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे एट ए टाइम हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। तो ए प्लस बी आप इस तरह ऐड करोगे, आपके पास ये वेक्टर आएगा, इस वेक्टर को उठा के आप सी में ऐड कर दो, हेड टू टेल रूल। और या आप ये करो कि बी प्लस सी को पहले ऐड कर लो और ए को बाद में करो, रिजल्ट आपके पास बिल्कुल सेम आएगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेगेटिव वेक्टर है, यहाँ तक हमने एडिशन की डिस्कशन की। तो सब्ट्रैक्शन में मूव होने के लिए मुझे एक वेक्टर डिफाइन करना है, जो मैं करना चलूँ यहाँ पे, उसे कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन ये है कि लेट्स से आपके पास स्पेस में एक वेक्टर है, जो कि ये मैंने बी शो किया है, आपने इसका नेगेटिव वेक्टर डिफाइन करना है। तो आपने महज सिर्फ ये करना होगा कि इसकी डायरेक्शन को इन्वर्ट करना होगा 180 डिग्री। आप सिर्फ इसकी एग्जैक्टली डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें, लेंथ को ना छेड़ें, तो ये आपके पास नेगेटिव वेक्टर होगा। तो इस केस में हमारे पास नेगेटिव बी है। और इस वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे, अब एडिशन का क्या मतलब है, हम एडिशन ऊपर कर चुके हैं, वो हेड टू टेल रूल है, तो आपके पास रिजल्टेंट जीरो होगा। हेड टू टेल रूल यही बताता है हमें कि फर्स्ट वेक्टर आपने लेना, उसके ऊपर रखना है फर्स्ट वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल। तो आप जैसे यहाँ पे टेल रखोगे, तो आप ये वाली जो टिप है दूसरे वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल पे आ जाएगा, तो रिजल्टेंट आपको यहाँ से जीरो मिलेगा। तो ये कंडीशन है जो देखने के लिए कि आपने जो नेगेटिव वेक्टर लिया है वो एग्जैक्टली नेगेटिव भी है या नहीं है। अब हम डिफाइन करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन के मैनर में, हम हेड टू टेल रूल देख चुके हैं। तो लेट से मैंने ये a माइनस बी करना है, तो करना ये होगा कि b का मैं नेगेटिव वेक्टर लूंगा जो मेरे पास ये है, और बिल्कुल वैसे ही हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये मेरे पास है वेक्टर a, इसके मैंने हेड पे रखा ये माइनस बी, और एक वेक्टर ड्रॉ किया जो फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होता है और दूसरे वेक्टर के हेड तक जाता है। तो ये आपको पता है कि दोनों का वेक्टर का सम है, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है सम, दूसरा वेक्टर माइनस बी है। तो दो वेक्टर का डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन में डिफाइन कर सकता हूँ एडिशन को यूज़ करते हुए ही, हेड टू टेल मैं इस केस में भी यूज़ करूँगा। तो माइनस बी को अगर मैं ए में ऐड कर दूंगा तो वो बेसिकली होगा ए माइनस बी। तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन थी, जो हमने डिस्कस किया है वो है ज्योमेट्रिकल। आपको स्केल डिफाइन करने पड़ेंगे, आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इसकी लेंथ का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इसको एक्यूरेटली स्टडी करना चाहते हैं। तो क्या इस तरह का एक और तरीकाकार है कि आप सिर्फ इस वेक्टर डायग्राम से जान छुड़ा लें, और आप सिंपल इस तरह से किसी और जो नया तरीकाकार हो उसमें सिर्फ नंबर्स को डील करते हुए ही आप वेक्टर्स को ऐड कर लें। तो इसमें आपको हेल्प आउट करता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, लेकिन इसके लिए आपको पहले चाहिए होता है रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम आप डिफाइन करोगे, जो कि मैंने ये किया है। रेफरेंस फ्रेम में आपको फिजिक्स में मोशन को या भी कोई भी फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, तो आप ताकि उससे रिलेटिवली चीज़ों को डिफाइन कर सकें। जैसे कि अगर आपने किसी की हाइट बिल्डिंग्स की हाइट मेजर करनी है, तो आपको कोई रेफरेंस पॉइंट सेट करना होगा कि 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड आपका रेफरेंस है 10 मीटर फ्रॉम द कोई और अगर आप रेफरेंस ले लें। लेकिन अगर हमें बिल्डिंग की लेट से हाइट मेजर करनी है तो आपको कोई रेफरेंस सेट करना होगा। तो इसमें भी मैंने जब अगर कोई मोशन डिस्क्राइब करनी है या कोई फिनोमेना डिस्कस करना, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम लेता हूँ। तो रेफरेंस फ्रेम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कंपोनेंट डिफाइन करने का तरीकाकार ये है कि आप इसको सॉर्ट ऑफ स्टिक लें। ये वेक्टर आपके पास ये है जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा।
आप इसको स्टिक समझें। और जैसे कि मैं आपको शो करता हूँ, तो ये मेरे पास वेक्टर है। तो मैं मुझे चाहिए इसके लिए कंपोज डिफाइन करने के लिए रेफरेंस फ्रेम। तो ये मेरे पास हो गया वाई एक्सिस, और ये रहा एक्स एक्सिस। तो कंपोनेंट डिफाइन करने के लिए आप ये करोगे कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आप इसको स्टिक स्टिक मैंने जैसे बताया, आप इसको स्टिक कंसीडर करें। टॉर्च से इसमें लाइट थ्रो करोगे इस स्टिक के ऊपर, या फिर आप इसको स्टिक ही समझे, लाइट थ्रो करोगे। तो ये जो प्रोजेक्शन बनाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ये प्रोजेक्शन होगा, ये इतना, ये प्रोजेक्शन होगा कंपोनेंट, इस वेक्टर का कंपोनेंट। और अगर आप परपेंडिकुलर इधर से लाइट थ्रो करते हैं, तो जो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे बनेगा, जो इस केस में होगा ये इतना, तो ये हमारे पास वाई कंपोनेंट होगा। तो ये रहा एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। आप इस तरह से कंपोनेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, प्रोजेक्शंस हैं ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस। तो ये यहीं पे मैंने ये भी यही डिफाइन किया है। ये मेरे पास एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है। तो एक और भी डेफिनेशन है इसकी कि आपने कंपोनेंट्स को सही रिजॉल्व किया है या नहीं किया। वो देखने का तरीकाकार ये है कि जो अगर आप कंपोनेंट्स को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करो, तो उसका रिजल्टेंट आपका वही वेक्टर ही होगा। तो ये आपके पास एक एक्स का एक वेक्टर है, एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है। आप इसको ऐड करोगे यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ड्रॉ करके, तो आपको एग्जैक्टली वही वेक्टर मिलना चाहिए जिसके वो कंपोनेंट्स हैं। अदरवाइज आपने वेक्टर कंपोनेंट्स सही तरह नहीं ड्रॉ किए। तो अगर मैं इसको ले लूँ, ये आपके पास राइट एंगल बन जाएगी, ये बेस के साथ एंगल है, तो ए एक्स, ये परपेंडिकुलर है ए वाई, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस है। तो बेस का ये फार्मूला यूज करते हुए टेक्नोमेटिक, तो मैं ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। और ये एक्सप्रेशन बेसिकली हुए हैं कि साइन थीटा आपके पास है साइन थीटा इक्वल, अब परपेंडिकुलर इसमें ए वाई है, परपेंडिकुलर ए वाई है, और परपेंडिकुलर हुआ हाइपोटेन्यूस आएगा। और ये इस केस में हमारे पास मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड, लेंथ सिर्फ। तो ये मैग्नीट्यूड है। तो ए को अगर आप उससे ले जाओ तो ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा। तो एग्जैक्टली इसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा ए एक्स डिवाइड बाई ए, और ए को इस तरफ अगर आप ले लो, जो कि इस केस में मैग्नीट्यूड है, वो आपको दे देगा ये फार्मूला। तो अब अगर आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, तो आप मैग्नीट्यूड साथ कॉस थीटा ले लो, अगर एंगल जो इस केस में एंगल एक्सिस के साथ है। और अगर आपको वाई कंपोनेंट चाहिए तो ए साइन थीटा। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इस तरह से भी आपको शो कर रहा है कि जो वेक्टर होता है वो अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। तो ये तो हुआ कि आपके पास अगर एंगल गिवन है, एंगल और वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है, तो आप उसे कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। एंगल और मैग्नीट्यूड गिवन है तो आप उसके दोनों कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। और अगर आपके पास कंपोनेंट्स गिवन हो वेक्टर के, तो आप उसकी मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड कर सकते हो। ये अगेन मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज किया, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये दो टाइप की इन्फॉर्मेशन है जो न्यूमेरिक्स में आपको प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प आउट करेंगी। कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है थीटा और ए, यानी कि मैग्नीट्यूड वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसका एंगल, तो आप उसे कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। और अगर आपके पास कंपोनेंट्स गिवन है तो आप मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड कर सकते हो। एक और कन्फ्यूजन मैं यहाँ पे दूर करना चाहता हूँ कि आपने एंगल्स कैसे मेजर करने हैं। एंगल हमेशा आपने मेजर करने हैं काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, तो ये हमारे पास एंगल्स होंगे। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो थीटा इज इक्वल टू फाइव, ये थीटा हमारे पास एंगल फ्रॉम काउंटर क्लॉकवाइज है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर आप सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो ये थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस फाइव है। फाइव क्यों हमारे पास माइनस क्यों करने हैं, तो बेसिकली आप यहाँ पे देखें कि
जो ये हमें फाई मिलेगा ये इस फार्मूला के मुताबिक, तो वो उस ट्राइंगल में बनेगा जो ये ट्राइंगल बन रही है। तो ये ट्राइंगल है जिसमें मेरा ये वेक्टर है। ये मेरे पास इस केस में ये वेक्टर है और इसका एक कंपोनेंट है ये, और दूसरा कंपोनेंट है ये। तो ये ट्राइंगल बन रही है, और ट्राइंगल में इसकी जो एंगल होता है, एंगल की डायरेक्शन है इसमें, और वो डायरेक्शन होगी हमेशा पोस्ट एक्स एक्सिस से, पोस्ट में एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और एंगल एंड होगा हाइपोटेन्यूज पे, उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो इस केस में आप देखें कि इसकी डायरेक्शन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो हमारे पास एंगल है, जो हम पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं वो है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव एंगल है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो 180 माइनस 5 करोगे आप। इस केस में आप देखें इस केस में आप देखें कि इसमें भी एंगल क्या है, क्लॉकवाइज है, और इस वजह से हम इसको ऐड कर रहे हैं। इसमें देखें ये एंगल जो ट्राइंगल बना रही है वो क्लॉकवाइज है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इस वजह से नेगेटिव करें। बेसिकली एक देखने का ये तरीका है, अगर आप कन्वेंशन सेट कर लें। अदरवाइज आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट होना चाहिए या फिर यहाँ पे ऐड होना चाहिए। एक और हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है इसमें, जो जो स्टेटमेंट का हिस्सा होता है कि अगर कार मूव करी है टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स साउथ, तो आपने उसको कैसे समझना है। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि थीटा जो एंगल है वो बना रहा है थीटा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो आपको यहाँ से पहले तो आपने कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करना है। अगर ईस्ट नॉर्थ लिखा हो तो आप ये होगा, अगर वेस्ट नॉर्थ लिखा है तो ये है, वेस्ट साउथ लिखा है तो आपके पास ये होगा, साउथ ईस्ट लिखा है तो आपके पास ये होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या, वेस्ट नॉर्थ, तो ये कोऑर्डिनेट बनता है। अब ये एंगल कहाँ ड्रॉ होगा थीटा, ये यहाँ पे वेस्ट के साथ होगा या फिर नॉर्थ के साथ। तो उसको याद रखने का तरीकाकार ये है कि ऑफ के बाद जो भी आपके पास डायरेक्शन आएगी एंगल उसके साथ होगा। तो ऑफ के बाद नॉर्थ आ रहा है तो एंगल नॉर्थ के साथ है। सिंपल वे है इसको याद रखने का। प्रॉब्लम यहाँ पे आप देख लें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, प्रॉब्लम नंबर 2 है ये। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इन द एक्स वाई प्लेन, उसकी 15 मीटर लॉन्ग है और डायरेक्टेड एट एंगल थीटा, और डिटरमिन द एक्स कंपोनेंट एंड द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो ये प्रॉब्लम है, मैंने इसकी स्केच की है। तो वाई 15 मीटर ये क्या चीज़ है, 15 मीटर बेसिकली वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और एंगल ये बना रहा है पॉजिटिव एक्सेस के साथ, ये डायग्राम में गिवन है। तो आपने एक्स वाई कंपोनेंट यूज़ करने हैं, निकालने हैं इसके। तो इसके लिए फार्मूला आपके पास ये है, मैग्नीट्यूड गिवन है, एंगल गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, एंगल गिवन है। तो आप ये यूज़ करो, और ये देखें आर एक्स इज इक्वल टू 15 कॉस 30, आर वाई इज इक्वल टू 15 साइन 30। आपको कन्वर्जन में भी ज़रूरत पड़ेगी कि रेडियन से रेडियंस में जाना है, आपने रेडियन से आपने डिग्रीज में जाना है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 4, मैंने इसमें एक एग्जांपल सिर्फ एक पार्ट कर रहा हूँ मैं इसका। इसमें 20 डिग्री से रेडियंस 20 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 25 रेड्स इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। इस केस में यहाँ पे मिस्टेक है, ये है, या फिर आप ये इसको इसको रिमूव कर दें। तो 1 पाई इज इक्वल टू 1 पाई रेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे -2 जाता रहेगा, तो 1 पाई रेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ से डिग्री की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लें, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप 1 डिग्री के साथ इसको कंसीडर करें आप 20 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की आप वैल्यू पुट कर दें तो आपका पूरा रिलेशन जो है, पूरा रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। नेक्स्ट, आपने रेडियंस से डिग्रीज में जाना है। तो इस केस में इसी को आपने अरेंज करना है। पहले आपने 1 डिग्री की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की थी, अब आप रेडियंस की कर दोगे। तो 1 रेडियन
इक्वल टू हो जाएगा पाई, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली इसी तरह ही रेट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास ये पूरी जो टर्म है रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 1 पाई रेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कन्वर्जन है। अब बात करें यूनिट वेक्टर की, तो ऐड करने का एक तरीकाकार इसमें भी हम समझेंगे, एक और तरीकाकार होगा। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि मैग्नीट्यूड इसकी 1 है और उसका पर्पज सिर्फ ये है कि पॉइंट करना। तो सिर्फ ये डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो जैसे कि एक्स वाई कंपोनेंट जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, एक्स वाई जी, अगर आपके पास रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम है राइट हैंडेड, तो एक यूनिट वो वेक्टर जो पॉइंट करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर ये एक वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, उसकी लेंथ यूनिट है, तो हम उसे कहेंगे आई, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। और एक वेक्टर जिसकी लेंथ यूनिट है और वाई की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो उसकी है जे। और एक वेक्टर जिसकी डायरेक्शन जेड है और वो पॉइंट कर रहा है के में, तो इसको हम कहेंगे, पॉइंट कर रहा है जेड में, तो हम कहेंगे के यूनिट वेक्टर। डिनोट करते हैं इसको सिंबल और उसके साथ ऊपर होगी हैट, तो इस हैट से शो करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, आप वही नोटेशन यूज़ करते हुए ए एक्स के साथ मैंने डायरेक्शन एसोसिएट कर दी। तो ए एक्स साथ इसकी डायरेक्शन है जो एक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये ए वाई जे की तरफ। तो इस वेक्टर जो कि वेक्टर ए है, इसके दो कंपोनेंट्स में मैंने इसको पहले रिजॉल्व करना सीख लिया था। अब आप इसके साथ अगर डायरेक्शन भी लगा दें तो बिल्कुल ये बन जाएगा जैसे मैंने बताया था कि एक वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, ये एक वेक्टर है ए एक्स और इसके साथ डायरेक्शन ये पूरा वेक्टर है, ए वाई जे ये पूरा वेक्टर है। दो वेक्टर्स को ऐड किया हमने हेड टू टेल रूल, तो हमारे पास रिजल्टेंट है जो कि वो वेक्टर है जिसके ये कंपोनेंट्स हैं। ए एक्स और ए वाई तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो हमारे पास साथ डायरेक्शन लग गई है साथ इसके, तो ये हमारे पास है अब पूरा ये एक वेक्टर है। तो ऐड करने का तरीकाकार क्या होगा इसका, अब हम ज्योमेट्रिकली बात नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि ज्योमेट्रिकली हम अब नहीं जाएंगे, हम सिर्फ नंबर से डील करेंगे अब। तो आर ए प्लस बी का मतलब क्या होगा कि ए का एक्स कंपोनेंट बी के एक्स कंपोनेंट में ऐड होगा और वो बन जाएगा आर का एक्स कंपोनेंट। ए का वाई कंपोनेंट और ऐड होगा बी के वाई कंपोनेंट, वो बन जाएगा आर वाई। और ए का जेड कंपोनेंट और बी का जेड कंपोनेंट ऐड होके बनेंगे, असाइन होंगे आर जेड के इक्वल। तो ये हमारे पास वेक्टर होगा आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के। आर एक्स वाई जी कैसे है ये मैंने आपको यहाँ पे शो किया। ये स्टेटमेंट इक्वल होने का मतलब ही यही है कि हमारे पास हर कंपोनेंट इक्वल हो, तो ये इक्वल स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से ही आती है। सब्ट्रैक्शन क्या है, बेसिकली वही एक्स का कंपोनेंट एक्स के बी के एक्स कंपोनेंट में सब्ट्रैक्ट होगा, बी एक्स का एक्स कंपोनेंट एक्स में ए के एक्स कंपोनेंट में सब्ट्रैक्ट होगा, वाई कंपोनेंट वाई में से जेड जेड में से। तो हमारे पास बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसको ऐड किया है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि हम वेक्टर्स जो हैं इसको इसी तरह क्यों ड्रॉ कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि मैं जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ कम कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसकी ये वर्टिकल है जो कि आपके इस साइड के साथ पैरेलल है, तो ये सीधी लाइन है जो कि बेस के साथ आपकी स्क्रीन के बेस के साथ पैरेलल है। तो कोई और तरीका नहीं है कि मैं कोई और तरह से रेफरेंस फ्रेम नहीं ले सकता। तो आप ले सकते हैं रेफरेंस फ्रेम, आप एक और रेफरेंस फ्रेम ले लें, यही वेक्टर है जो मोशन है, जो शो कर रहा है कोई किसी कंपोनेंट का एक्सीलरेशन है या किसी पर्सन का या किसी कार का एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, तो ये वेक्टर है। रियलिटी ये है कि ये हमारे पास कोई फिजिकल सिचुएशन है, तो ये तो वहीं रहेगी। अब आप इसको डिस्कस किस तरह से करते हैं, आप रेफरेंस फ्रेम अपना रूम लेते हैं या बिल्डिंग लेते हैं या फिर आप पूरी यूनिवर्सिटी लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, और उसको आप किस तरह से रोटेट करते हैं। तो ये केस में ये था हमारे पास एक रेफरेंस, आप लेते नहीं मुझे ये बेहतर लगता है, तो आप ये रेफरेंस फ्रेम भी ले सकते हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम। तो इसी में ही बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कंपोनेंट्स में पहले रिजॉल्व किया था, अब आप जो टॉर्च की लाइट थ्रो करोगे इसके परपेंडिकुलर एक्स प्राइम के परपेंडिकुलर, तो आपके पास एक्स कंपोनेंट आएगा, वाई प्राइम के परपेंडिकुलर तो वाई कंपोनेंट आएगा। तो आपके पास इस तरह से कंपोनेंट आ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों रेफरेंस फ्रेम से आपको जो फिजिक्स मिली है क्या वो सेम है या नहीं सेम।
तो इसका आंसर ये है कि ये आप रेफरेंस फ्रेम कोई भी लें, आप बेशक एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्सिटी के बाहर मूव हो रहा है, लेट से कार है, तो आप उसे बेशक वो वहीं से खड़े होकर डिस्कस करें, वहीं रेफरेंस फ्रेम ड्रॉ ड्रॉ कर लें कोई कॉर्नर, और आप बेशक दूर जाके डिस्कस करना चाहें या किसी तरह से भी आप डायरेक्शन चेंज कर लें, कहीं से भी आप रेफरेंस फ्रेम ड्रॉ कर लो, आपको उसकी जो वेलोसिटी, जो आपके पास जो उसकी फिजिक्स है, जो मैग्नीट्यूड है या उसकी डायरेक्शन है, वो बेशक आपको हमेशा सेम मिलेगी हमेशा। तो सेम का इस केस में हमारे पास मतलब है कि आप बेशक इसकी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो बाय यूजिंग दीज कंपोनेंट्स, जो कि कंपोनेंट्स बेसिकली कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है, कंपोनेंट कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है। तो आप बेशक ये कोऑर्डिनेट यूज करके कंपोनेंट, आप रेफरेंस फ्रेम ये यूज करते हुए आप इन कंपोनेंट से मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, और या फिर आप इन से, ये जो मैंने एक्स प्राइम वाई प्राइम किया, इन पे जो कंपोनेंट्स हैं उनसे मैग्नीट्यूड फाइंड करें, आप देखेंगे मैग्नीट्यूड हमेशा सेम है। तो लॉज ऑफ फिजिक्स आप कहीं भी यूज करो वो आपके पास सेम आएंगे। इस वजह से जब हम लॉज ऑफ फिजिक्स स्टेटमेंट लिखते हैं फिजिकल टू एम ए, तो वहाँ पे कोई रेफरेंस फ्रेम का जिक्र नहीं होता, ये फलां रेफरेंस फ्रेम में ये है, फलां रेफरेंस फ्रेम में ये होगा। तो हमारे पास लॉज ऑफ फिजिक्स हर जगह पे सेम रहेंगे। एग्जाम्पल ले लें अब, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं और कंपोनेंट फॉर्म में डिफाइंड है, ये 3.04 है, ये बुक नंबर 2 की, और बी मेरे पास इस तरह से डिफाइन है, सी मेरे पास ये है। तो मैंने इनको ऐड करना है, और बाय एडिशन, एडिशन मुझे मैंने कंपोनेंट में कैसे पढ़ा है कि सारे के आई कंपोनेंट्स ऐड करने हैं मैंने, और सबके जे कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। तो इस तरह मैंने किया, 4.2 आए, 4.2 को मैंने ऐड किया -1.6 में, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, इधर जीरो है तो ये आंसर है 2.6। इस तरह ये मैंने जे कंपोनेंट्स ऐड किए तो मेरे पास है 2.3। अब मैंने इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ किया है, तो आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, तो ये बनेगा हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये मेरे पास एंगल है जो कि एक्स एक्स के साथ बना रहा है फाई, और ये थीटा है जो मैं मेजर करना चाहता हूँ फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द वेक्टर। तो फाई मुझे देगा ये टेन वाला फार्मूला, क्योंकि ये ट्राइंगल ये बन रही है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल से जो मुझे फार्मूला आएगा वो होगा वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट, तो फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स इज इक्वल टू -41 डिग्री। तो माइनस हमें शो कर रहा है कि ये एंगल जो है वो दरअसल क्लॉकवाइज है, उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो हमें पॉजिटिव जो एंगल्स मिलेंगे वो मिलेंगे, वो होंगे काउंटर क्लॉकवाइज, और नेगेटिव का सिर्फ मतलब ये है, ये सब्ट्रैक्ट ऐड करने के लिए नेगेटिव नहीं है, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बताने के लिए कि ये क्लॉकवाइज है। तो मुझे कहा गया कि इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, तो मैंने मैग्नीट्यूड कर ली, ये इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर है, ये वाई कंपोनेंट का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लोगे दोनों को ऐड करके तो आपके पास 3.5 आ गया। और ये जो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि किस तरह आपने सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, तो इस केस में 360 ये टोटल एंगल है, यहाँ से यहाँ तक 360 है, तो ये मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 480 डिग्री या 41 डिग्री। तो ये सब्ट्रैक्ट इसकी वजह से, सिर्फ मैं यहाँ बता दूं इस पॉइंट पे जो ये नेगेटिव है ये डायरेक्शन बता रहा है हमें। प्रॉब्लम नंबर 9 है, दो वेक्टर्स हैं कंपाउंड फॉर्म में गिवन है, और मुझे कहा गया कि इनका सम करो और इनकी सब्ट्रैक्शन करो। तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ कि आप इन दोनों का सम करो, आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड्स हैं उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक के दूसरे में से कंपाउंड्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है कंपाउंड वाइज। जो इसका थर्ड पार्ट है जिस पे मैं आपके ध्यान बटाना चाहता हूँ वो ये है कि ये एक्सप्रेशन उन्होंने गिवन है a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कहा गया ये कि फाइंड करें सी। तो इस एक्सरसाइज में जो मकसूद है आपको सिखाना वो ये कि आप इस वेक्टर इक्वेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं जैसे आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा में करते थे। वो आप अगर यहाँ पे भी आपके पास क्वांटिटीज होती थी, आप अगर उसको इक्वालिटी के इस साइड पे ले जाओ तो वो क्वांटिटी नेगेटिव के साथ अपेयर होती थी, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाती, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव। एग्जैक्टली हमने यहाँ पे यही करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पहले मैंने इन दोनों को नेगेटिव ले लिया, मैंने ये एक्सरसाइज शो करने के लिए, लेट से ये कर लिया मैंने एफ नेगेटिव। तो a माइनस बी कंपाउंड वाइज सब्ट्रैक्शन है, तो आप यहाँ पे देख लें 5i माइनस 4j माइनस 3k,
ये 4 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 -1 -4 और 1 -4 तो -3 हो गया। तो ये मेरे पास वेक्टर आ गया। तो ये मैंने इसकी जगह पे a माइनस बी की वैल्यू एफ की पुट कर दी। और तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको ऑर्डिनरी जो इक्वेशन में जैसे आप अलजेब्रा में यूज़ करते थे, तो क्वांटिटी यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगी, तो इस तरह वेक्टर में भी आप यूज़ कर सकते हो। c इज इक्वल टू माइनस एफ, तो f की वैल्यू मुझे पता है और यहाँ पे मैं नेगेटिव f को लूँगा तो इसकी सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, तो -5i प्लस 4j प्लस 3k, तो ये c इज इक्वल टू दिस। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 12 है, इसमें ये कहा गया है, जिससे मैंने डायग्राम एक्सट्रैक्ट किया है, असल में डायग्राम प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है, नहीं गिवन उसमें, वो आपने खुद बनानी है। कि एक कार है जो मूव होती है 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट और 30 किलोमीटर मूव होता है टूवर्ड्स नॉर्थ और 25 किलोमीटर मूव होती है इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये आप इसको ध्यान से देखें कि आपको अगर इस तरह की सिचुएशन मिलती है तो आपने उसको इस तरह से ड्रॉ करना है कि आपको अगर पहली जर्नी गिवन है तो आपने पहली जर्नी ड्रॉ कर ली इसकी वर्ड पे। अब जो दूसरी जर्नी होगी वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी दोबारा, वो इसी पॉइंट से ही होगा, तो इस पॉइंट से नॉर्थ की तरफ। अब थर्ड जर्नी यही पॉइंट से स्टार्ट होगी। तो आप कन्वीनियंट अपनी कन्वीनियंस के लिए कि आप अगर अब इस चीज़ में उलझ रहे हैं कि अब यहाँ से जो नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ आपने कैसे जाना है, तो आप इसी पॉइंट पे ही जो वेक्टर है इस पॉइंट पे ही आप ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लें। तो ये मैंने यही कर लिया, नॉर्थ है यहाँ पे ईस्ट है। अब मुझे ये समझना शुरू आसान हो गया कि कोऑर्डिनेट कौन सा है जिसकी वो बात करें, वो बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो वो ये कोऑर्डिनेट है, इसमें मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब वो बात करें कि थीटा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो मुझे पता चल गया कि एंगल यहाँ पे नॉर्थ के साथ आएगा। तो इस तरह ये डायग्राम बनाने का आसान तरीका कार ये है जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सिचुएशन है कि मैंने फिर इसको वेक्टर में ट्रांसफॉर्म किया कि ये टू वर्ड्स ले ली मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस ये डायरेक्शन ले ली। तो ये मुझे बताती है 550i, ये 50i हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस है ये बी वेक्टर टू वर्ड्स पॉजिटिव वाई है तो पॉजिटिव जे हो गया। अब सी मैंने कैसे फाइंड किया, सी के लिए आपको पता है कंपाउंड फॉर्म में जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं उसके लिए एंगल एक्स एक्सिस के साथ हो, जबकि यहाँ पे तो वाई एक्सिस के साथ गिवन है। तो यहाँ से हम यूज कर इसको ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या है। क्योंकि एक कोऑर्डिनेट का जो टोटल एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये कोऑर्डिनेट नॉर्थ ईस्ट का आपके पास टोटल एंगल क्या है 90। तो साई फाई प्लस थीटा, फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा को अगर आप उस सब ले जाते हो 90 माइनस थीटा, जो कि थीटा हमारे पास इस केस में 30 डिग्री है, तो वो फाइव बन जाएगा आपको 60 डिग्री। तो हमें वो एंगल मिल गया जो एक्स एक्सिस के साथ है। क्यों हमने फाइंड किया, क्योंकि हम जो फार्मूलाज यूज कर रहे हैं वो एंगल यूज करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव नहीं एक्स एक्सिस के साथ, इस केस में पॉजिटिव है। तो वो हमने फाइंड किया था, मैंने फाइंड कर लिया फाइंड। तो अब मैं फार्मूला यूज कर सकता हूँ, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था कि 25 किलोमीटर मूव हुए हैं ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो यहाँ पे आया 25 मैग्नीट्यूड और कॉस एंगल और 25 मैग्नीट्यूड साइन एंगल। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मैंने सबका रिजल्ट लेना है, टोटल मैंने बताना है कि इसने कितना जो रिजल्ट इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वही कंपोनेंट वाइज, तो आई में आई कंपोनेंट, जे में जे कंपोनेंट मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये है। तो ये प्रॉब्लम आप इसे देखें, और खासतौर में इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने ये ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायग्राम कैसे बनानी है। तो लास्ट प्रॉब्लम है थोड़ी सी ये एंगल के मुताबिक, नहीं इसके बाद एक प्रॉब्लम है लेकिन ये एंगल के मुताबिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है हमारे पास ये डायग्राम गिवन है इसमें, तो ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। दो वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर है, वो 10 है, और वो एंगल बना रहा है ए पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा 1, और बी बना रहा है इस लाइन के साथ एंगल थीटा 2। तो अब मैंने दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के लिए मुझे चाहिए दोनों के कंपोनेंट्स। इसके तो मैं कंपोनेंट्स लिख लूंगा, ये तो आसान है ए में
कॉस थीटा वन, कॉस थीटा टू, साइन थीटा टू, थीटा वन। तो ये मेरे पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इस केस में मुझे चाहिए एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ, मुझे चाहिए एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ। तो अब यहाँ देखें, ये देखें कि ये जो लाइन एक्सटेंड करी है, इस लाइन का एंगल क्या है? ये लाइन का एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा वन है। तो आप क्या करेंगे, थीटा वन को थीटा टू में महज ऐड कर देंगे, क्योंकि ये थीटा टू जो एंगल बना रहा है बी और थीटा टू के साथ, उस लाइन का एंगल है पॉजिटिव एक्सिस का थीटा वन। तो आप इसको आसानी से यूं समझ सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया होता बी वेक्टर, ये लेट से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप हेड टू टेल में ऐसा नहीं करेंगे लेकिन मैं समझाने के लिए देख रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या है, इस लाइन तक थीटा टू, थीटा टू। अब आपसे मैं ये पूछूं कि इस बी वेक्टर का पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्या एंगल है, तो ये देखिए दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं, दो एंगल ऐड होंगे, ये थीटा टू, ये थीटा वन। तो आप इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो आपको बी का भी पॉजिटिव एक्सिस के साथ, जिसके मैंने इस केस में ऐड किया है वो फाई है बी का एंगल, तो वो दोनों वेक्टर ऐड होंगे, एक 30 है और एक 105 है। अब आप यूज करोगे ये कंपोनेंट फार्मूला, इसमें एंगल है 30 डिग्री, ये 30 है, ये 30 मैंने यूज किया, ये मैग्नीट्यूड है, और बी का है इसमें 135 है, 135। जब आप सारे एंगल्स मेजर कर रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, बेशक आपका वेक्टर जिस मर्जी कोऑर्डिनेट में है, तो आपको ये माइनस कहाँ पे होगा, प्लस कहाँ पे होगा, प्लस कंपोनेंट क्या है, ये ले देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको परेशानी होगी। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज एंगल लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो साइंस का खुद टेक केयर करता है। तो 135, 135 ये मुझे एंगल, ये वेक्टर देखने की जरूरत नहीं है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में, सिर्फ मैं इसका टोटल एंगल बताऊंगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, वो उसमें नेगेटिव वगैरह खुद ही अपेयर हो जाएंगे, वो खुद ही टेक केयर कर लेंगे। तो इस वैल्यूज को मैंने इसमें दोनों को ऐड कर दिया, इनको मैंने दोनों में ऐड कर दिया, तो ये है 1.59 आई और ये 12.1 जे। तो इनका आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, वो 12.2 है, और एंगल ये बना रहा है 12.1। 5 कंपोनेंट डिवाइड बाय x component is equal to 82.5 degrees। 23 प्रॉब्लम है आपके पास, इसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है। इफ b is added to c, if b is added to c, the result is a vector। ठीक है, इफ b is added to c, the result is a vector। तो आप यहाँ से ये ग्रेजुअली इसको फॉलो करें। इज अ वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन द y एक्सिस। तो अगर मैं b को c में ऐड करूं तो रिजल्ट, उसका रिजल्टेंट वेक्टर आता है जो कि है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ उसकी डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड क्या है, विद द मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ सी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया मुझे कि अगर मैं बी और सी को ऐड करूं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है उसकी डायरेक्शन होती है वाई एक्सिस के अलोंग, उसकी मैग्नीट्यूड होती है जो कि मैग्नीट्यूड है सी की, और सी वेक्टर गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पहले मैं सी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ। तो मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, यही मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर की, और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो मैग्नीट्यूड मैंने कहाँ से ली, सी से, और डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस में गिवन है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कब है, जब मैं बी को सी में ऐड करता हूँ। तो बी प्लस सी मैंने किया, तो सी को आप उस तरफ ले जाएं तो ये आर माइनस सी हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू आर माइनस सी है। अब इन दो वेक्टर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें आप, जो कि मैंने इस केस में करने की कोशिश की है, तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू -3i प्लस जे। तो आप ये देखें, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग स्टेटमेंट थी, हमने किस तरह से उसको आसानी से सॉल्व कर लिया। और b की आपके पास मैग्नीट्यूड है 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। लास्ट प्रॉब्लम है कि हमारे पास तीन एक्सप्रेशन ये गिवन है, ये प्रॉब्लम का हिस्सा है। ये तीन एक्सप्रेशन गिवन है कि d1 प्लस d2, d माइनस d2 इक्वल टू दिस, d3 की वैल्यू ये है। तो मुझसे ये पूछा गया d1, तो इस केस में जो चीज़ समझाना मकसूद है कि ये दो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपने इसमें d1 और d2 फाइंड करना है आपने। तो d1 प्लस d2, आप इन दो इक्वेशन को एज ऐड कर सकते हो। अगर मैं इन दो वेक्टर्स को ऐड कर लूँ तो आप देखो कि d2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास इस साइड पे हो जाएगा 2d1, 2d1। इन दोनों को भी ऐड कर लें आप,
8D3, तो ये वहाँ जाके 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और D3 की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है, तो D3 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, मैंने यहाँ पे D1 फाइंड कर लिया। D1 वेक्टर इज इक्वल टू 8i प्लस 16j। इससे आप कोई एक एक्सप्रेशन ये वाला यूज़ करें ऊपर वाला, तो आप फाइंड कर लोगे D2। तो मैंने ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ किया, D2 इज इक्वल टू 5D3। ये D1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। D1 की वैल्यू ये है, ये पुट कर दो। D3 की वैल्यू ये है, यहाँ पे पुट कर दो। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास आ जाएगा D2। तो यहाँ तक काम है हमारे पास इस वीक के लेक्चर। तो ये हमारे पास 2 लेक्चर्स है, जिसकी मैंने ये से एक ही वीक की मैंने एक ही वीडियो बनाई है आपके पास। हमने डिफाइन किए वेक्टर्स और उनके ऊपर ऑपरेशन भी डिफाइन किए हैं। एक ऑपरेशन डिफाइन किया हमने नेगेटिव, और दूसरा ऑपरेशन हमने डिफाइन किया उसका एक हमने ऑपरेशन भी डिफाइन किया तो एडिशन का, और दूसरा ऑपरेशन में डिफाइन किया सब्ट्रैक्शन का। और उसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो हमने यहाँ पे सॉल्व की है। तो एडिशन के भी 2 तरीके हैं, सब्ट्रैक्शन के भी 2 तरीके हैं, कि एक ज्योमेट्रिकली है और एक कंपोनेंट वाइज है। कंपोनेंट वाइज देखा हमने कि उसको डील करना आसान है, और कुछ हमने प्रॉब्लम सॉल्व की।